नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के अलग अलग फील्ड्स में बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ऑथर हैं, राइटर हैं और उनकी खुद की एक वेबसाइट भी है। उनका नाम है मानुषी सिन्हा जी। वैसे तो मानुषी सिन्हा जी को आप सभी लोग जानते हैं, पर जो लोग नए हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मानुषी सिन्हा जी की कई सारी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उन पुस्तकों में से उनकी फेमस पुस्तकें जो है वो कृष्ण भगवान के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उनकी एक पुस्तक सैफरन सॉर्ड्स जो है वो बेस्ट सेलर के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रचारित हुई है। इसके अलावा उनकी एक वेबसाइट है माई इंडिया माई ग्लोरी, जिस पर वो भारत के जो इतिहास कहीं पर नहीं बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करती हैं। वो वेबसाइट भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ मानुषी जी के इस इंटरव्यू से। तो नमस्ते मानुषी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अभी काफी सारे हम लोगों के साथ अपकमिंग राइटर्स जुड़े हुए हैं जो लिखना चाहते हैं, जो धार्मिक पक्ष मतलब काम करना चाहते हैं। और बहुत सालों से, जैसे सभी लोग जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों, बट हमारे बहुत सारे इतिहास को लिखा नहीं गया, मतलब पब्लिश ही नहीं हुआ लोगों का। तो आपने जैसा कि सैफरन सॉर्ड्स में 52 वॉरियर्स के बारे में लिखा, कृष्ण भगवान के बारे में लिखा, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको ट्रिगर किया कि आप धार्मिक पक्ष के बारे में लिखें, इन चीजों पर पुस्तक लिखें? ऐसी कौन सी चीज थी जी? जैसे बचपन से जो हम स्कूल के इतिहास की किताब में जो हम पढ़ के बड़े हुए हैं, तो ऐसे पिछले 70 से भी ज्यादा सालों से जो ऑलमोस्ट 3 जनरेशंस ऑफ भारतीयस जो पाठ्यक्रम में, इतिहास के किताबों में जो भी इतिहास के गाथाएं जो पढ़े हैं वो सिर्फ इन्वेडर्स के बारे में पढ़े हैं, इस्लामिक इन्वेडर्स और ब्रिटिश। हम लोग ये जानते हैं, सब लोग हम लोग जानते हैं और अच्छी तरह डिस्क्राइब करके हम बता सकते हैं कि महमूद ऑफ गजनी कौन है, बाबर कौन है, अकबर कौन है, शाहजहां कौन है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, फिर औरंगजेब कौन है, रॉबर्ट क्लाइव कौन है, लॉर्ड डेलहाउसी कौन है। इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग पढ़कर आए हैं। लेकिन जो दूसरी नैरेटिव मतलब एक इतिहास में क्या है, ट्रूथ शुड बी टोल्ड, लेकिन ट्रूथ नहीं बताया गया। एक वन साइडेड नैरेटिव, एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव बताया गया। जो वॉरियर्स ऑफ द सॉइल है, जिन्होंने धर्म को बचाया, जिन्होंने मातृभूमि को बचाया, उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। 8वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक ऑलमोस्ट ओवर 1000 years to 12 to 1300 years जो हमारी मातृभूमि में जो लूट हुई, प्लंडर हुई, जो हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज साइट्स और डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स और जेनोसाइड हुई है इन मिलियंस, इन सब एट्रोसाइटिस के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हमारे धर्म और ये जो एट्रोसाइटिस से हमें बचाने वाले, समय समय तक बचाने वाले, देश को बचाने वाले जो वॉरियर्स थे, उन वॉरियर्स के बारे में हम लोगों को इतिहास की किताब में पढ़ने को नहीं मिला। इससे क्या हुआ कि एक हमारे अंदर ही हम लोग ये प्रश्न पूछने लगते हैं कि हमारे पूर्वज क्या हमेशा हारे थे? Did they always surrender without a fight, without a resistance? Didn't our warrior ancestors offer any resistance? और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में उठते हैं, यूथ के मन में उठते हैं कि हमारे पूर्वज हमेशा were they always defeated, were they always losers? क्योंकि जो नैरेटिव है इसी तरह हमें पढ़ाया गया है, इसी तरह वर्णन किया गया है। तो इस नैरेटिव, ये जो गलत नैरेटिव है, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? क्योंकि जो टेक्स्ट बुक या स्कूल सिलेबस है, जो यूनिवर्सिटी एकेडमिक सिलेबस है, उसमें चेंजेस लाने के लिए अभी कितने दिन लगेंगे ये तो पता नहीं है। लेकिन ये जो राइट नैरेटिव है ये बताना बहुत जरूरी है
क्योंकि हम जब सिविलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस पेरिश हो गए थे विदिन अ फ्यू मंथ्स, विदिन अ फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स। लेकिन भारतीय हमारा जो सिविलाइजेशन है वो the oldest surviving civilization in the world, and despite 1000 plus years of loot, plunder, barbarism, atrocities and genocide, we as a civilization have survived. And ये जो survival है, we owe our existence to all those dharmic warriors who fought, who won battles, who offered resistance, who fought till their last breath to save dharma and the motherland. तो इसीलिए ऐसा टॉपिक मैंने चुना है। और एक नैरेटिव है, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या क्रोनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग इतिहास के किताब में ज्यादा से ज्यादा जो एंशिएंट पीरियड है उसमें वैदिक पीरियड को बताया जाता है कि हाँ 1500 BCE से वैदिक पीरियड शुरू है। उसके बाद बहुत सारे डायनेस्टीज आते हैं, लेकिन वो रामायण और महाभारत को जैसे मिथोलॉजी के दर्जा दिए गए हैं। तो ये एक्चुअली हिस्टोरिकल इवेंट्स है, रामायण एंड महाभारत आर हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो वैदिक पीरियड का जो काल बताया जाता है बाय वेस्टर्न हिस्टोरियंस एंड इवन इन आवर टेक्स्ट बुक्स और जो भी मेन जो नैरेटिव्स है, किताबें हैं, उसमें वो भी बहुत गलत है। क्योंकि जब हम लिटरेरी एविडेंस के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार अगर हम जो टाइमलाइन, एंशिएंट इंडिया का टाइमलाइन अगर हम देखते हैं तो एटलीस्ट 17,000 years ago द वैदिक पीरियड स्टार्टेड। उसके बाद रामायण पीरियड आए, उसके बाद महाभारत पीरियड आए, उसके बाद कई सारे डायनेस्टीज, और कई सारे डायनेस्टीज ऐसे भी है अक्रॉस द कंट्री जो वैदिक कालों से सर्वाइव किया है। रामायण काल से, महाभारत काल से बहुत पुराने पुराने डायनेस्टीज है। इवन चोलास द लेटर वैदिक पीरियड में वो लोग भी दे वर रूलर्स ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, लेकिन उनका जिक्र सिर्फ मेडिएवल पीरियड का ही चोला डायनेस्टी का जिक्र है। तो ये सब सारे हमारे इतिहास की किताबों में पूरा मिसिंग है। और जब क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अनुसार जाए तो हमारे देश में अनेकों ऐसे साइट्स है जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हो चुके हैं, और कई ऐसे साइट्स है जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस अभी हुए नहीं है। अगर होते हैं तो कई सारे हिडन फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे। और जो भी एक्सकवेशंस हो चुके हैं उसके अनुसार अगर हम नर्मदा रिवर बेल्ट की एक्सकवेशंस के बारे में बात करते हैं तो एक ह्यूमन स्कल पाया गया है जो एक लेडी की थी, 20-year-old लेडी, एंड शी इज नेम्ड एज नर्मदा नेंसिस। वो स्कल का नाम नर्मदा नेंसिस नाम रखा गया है, एंड दैट डेट्स बैक टू एटलीस्ट 5 लाख to 6 लाख years old। उसके अलावा भी नर्मदा रिवर बेल्ट में कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स पाया गया है ऑफ एडवांस्ड हैबिटेशन डेटिंग बैक टू thousands of years। उसके अलावा हम सरस्वती रिवर बेल्ट, इंडस रिवर बेल्ट के बारे में हम बात करते हैं तो 9,000 years से लेकर लास्ट 4,000-5,000 years तक का आर्टिफैक्ट्स पाया जाता है। और असुरगढ़ फोर्ट एक्सकवेशंस जो उड़ीसा में हुआ था उसमें भी more than 3,000 year old एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन जहां इवन द रोड्स वर टाइल्ड, उसका आर्टिफैक्ट्स पाया गया है। तो साउथ में अगर हम किलारी एक्सकवेशंस के बारे में बात करते हैं तो दैट आल्सो डेट्स बैक टू ओवर 3,000 प्लस years old। और अगर हम मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका केव्स के बारे में बात करते हैं तो फिर वहां जो ट्रेसेस ऑफ हैबिटेशन एंड पेंटिंग्स जो पाया गया है, रॉक आर्ट from the rock shelters, that dates back from the medieval period to almost 1 lakh years। तो इस तरह का कई सारे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, लिटरेरी एविडेंसेस तो है ही। तो एंशिएंट पीरियड से लेकर जो हमारा मेडिएवल पीरियड तक सारे पूरा हमारा इतिहास का क्रोनोलॉजी हो या नैरेटिव हो, सब कुछ डिस्टॉर्टेड है, सब कुछ एक वन साइडेड है। तो ये राइट नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश में इस ऑब्जेक्टिव में मैंने ये अपना रिसर्च शुरू किया है पिछले 12 साल से। तो इसीलिए दैट रिजल्टेड इन द मेकिंग ऑफ सैफरन सोर्ड्स। और मैं एक कन्वेंट एजुकेटेड हूँ, लेकिन जो मेरी संस्कार घर में मिला है, जो एजुकेशन हमारे घर में मिला है फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय मदर, तो मुझे कल्चरल रूट्स में जुड़े रखे हैं मेरी माँ और पिताजी ने। और पिताजी ने बचपन से ही, इवन बिफोर हम लोग स्कूल जाने से पहले ही मुझे रामायण और महाभारत की कहानियां पूरा मुझे हमारा जो सिबलिंग्स है सबको बताया गया, पिताजी ने नरेट करते थे। और इवन जो टेल्स ऑफ वेलर, अभी सैफरन सोर्ड्स में भी काफी सारे टेल्स है जो पिताजी ने हमें नरेट किया था, जो इतिहास की किताबों में हमें नहीं पढ़ा कभी। तो बाद में जब थोड़ा मैच्योरिटी आई तो ये रिसर्च, जगह जगह पे विजिट करना, फिर और तथ्य निकालना, और भी किताबें पढ़ना,
और सारे डाटा फैक्ट्स कलेक्ट करके एक राइट नैरेटिव सामने सबके सामने लाना, तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करती थी, आई वाज वर्किंग इन द पब्लिशिंग सेक्टर आल्सो एज ए एडिटर, लेकिन मैंने आई लेफ्ट एवरीथिंग टू डेडिकेट माई सेल्फ फुल्ली इनटू रिसर्च टू स्प्रेड द राइट नैरेटिव। तो इसी से कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये मतलब जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है दिल्ली में कुछ लोगों का, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये जो भारत की बात करने वाले लोग हैं, धर्म की बात करने वाले लोग हैं, ये लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो ये लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं और साथ में ये क्या करते हैं कि ये लोग ज्यादा मतलब रिसर्च करके नहीं करते हैं, ये लोग बस हियर से पर कहानियां लिख देते हैं। लेकिन आपका जो भले ही हम वेबसाइट या बुक देखें तो बहुत ही रिसर्च बेस्ड मटेरियल है, आपने जो कुछ भी लिखा है ऑथेंटिक लिखा है। तो एक तो मुझे ये पता करना है कि आपने वो सारे रिसर्च कहाँ से खोजे, कैसे कैसे आपको क्या क्या मुश्किलें आई, क्योंकि बहुत सारी कहानियां जो आपने ली हैं वो कहानियों में क्या है कि मतलब हिस्टोरियंस ने, क्योंकि लेफ्ट हिस्टोरियंस ने उसको लिखा ही नहीं था, तो वो कहाँ से फिर आपने रिसर्चेस किए, कौन सी जगहों से आपको वो सारे सोर्सेज मिले, ये कैसे किया आपने? जी शुभम जी, एक तो कुछ कुछ के जो कहानियां है, जो हिस्टोरिकल टेल्स ऑफ वैलर है, वो तो बचपन से ही हम लोग सुनकर बड़े हुए पिताजी से, और बाद में हम लोग और किताबें पढ़ने लग गए। जो एकेडमिक कोर्सेज खत्म होने के बाद जब जॉब कर रहे थे तभी पढ़ाई शुरू कर दिए थे, लेकिन फुल फ्लेजेडली अराउंड 12 years ago वी स्टार्टेड। तो जो भी अवेलेबल लिटरेचर होते थे वो हम स्टडी करते थे। अगर उसमें कई सारे ऐसे टेल्स ऑफ वैलर जो है इंस्क्रिप्शंस में भी पाया जाता है, जैसे कपाया नायका जो साउथ में तुर्कियों को भगाकर साउथ में ही रीएस्टेब्लिश्ड हिंदू सुप्रीमेसी, इसका जिक्र 3 इंस्क्रिप्शंस में है। तो ये बिसाइड्स द लिटरेरी एविडेंसेस, तो लिटरेरी एविडेंस कभी कभार वो बहुत कम होता है, और इंस्क्रिप्शन के ऊपर भी बेस करके काफी सारे स्टोरीज हमें उसका तथ्य निकालना पड़ता है। और बहुत सारे लिटरेरी जो मटेरियल अवेलेबल है, जो इधर इस्लामिक इन्वेडर्स, मुस्लिम रूलर्स जो थे, उनके जो हिस्टोरियंस थे, उन लोगों के रिकॉर्ड्स में भी बहुत कम जिक्र है हमारे जो हिंदू वॉरियर्स के बारे में, who defeated the invaders। तो लेकिन जो लोकल रिकॉर्ड्स में है, जो हिस्टोरिकल फोकलोर है और लोकल कुछ कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस है, उसमें ये सब रिकॉर्ड्स अभी भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे जो हिस्टोरिकल फोकलोर है, वो बहुत लोग कहते हैं कि उस पर हम लोग विश्वास या भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भी है जो बिकॉज ऑफ द इन्वेडर्स जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स जलाए गए हैं। The invaders, even the British, even the several dynasties of Islamic invaders, they destroyed our records. जैसे फॉर एग्जाम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी में ही कितने सारे लैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जलाए दिए गए। इस तरह जहां जहां भी लूटपाट हुई है, वहां वहां पूरा पूरा शहर जला दिए गए। तो ऐसे में कहा हिस्टोरिकल हमारे जो इतिहासकारों ने ओवर टाइम लिखा है, वो कहा हमें इतने इजीली मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे जो इतिहास का रिकॉर्ड्स है, वो थ्रू ओरल ट्रेडिशन, वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो ट्रांसमिट होते गए, और वो एज ए हिस्टोरिकल फॉकलोर आज हम सुनते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी आशुतोष राणा जो बॉलीवुड एक्टर है, उनका एक यूट्यूब में, दूरदर्शन में एक सीरीज आया था आल्हा उदल, एक वो फोकलोर है, जबकि वो फोकलोर ही नहीं है, वो एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स है। तो वो फोकलोर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा वो पॉपुलर है एज फोकलोर। ठीक इसी तरह कई सारे स्टोरीज है, जैसे नाइकी देवी है, नाक काटी रानी है, उनका थोड़ा बहुत लिटरेरी एविडेंस है ही, और लेकिन फोकलोर के हिसाब से पूरा जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसके गुणगान उनके थ्रू रागिनी, थ्रू स्ट्रीट, थ्रू थिएटर परफॉर्मेंसेस, उनके जो विजय गाथा है वो बताया जाता है थ्रू टू द लोकल्स, थ्रू सिंगिंग, थ्रू थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस। तो इसके अलावा जो भी लिटरेरी एविडेंसेस का रिसर्च जब हम लोग करते हैं, तो हमें एक थोड़ा सा डेटा के लिए हम लोग कई दिन तक पढ़ाई करना पड़ता है। तो जो भी अवेलेबल मटेरियल है, चाहे लाइब्रेरीज में है, आर्काइव्स में है, और जो भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स है, इसके अलावा जो भी इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड्स है, उसके लिए हम लोग जगह जगह अक्रॉस द कंट्री वी विजिटेड। तो ये सारे बेस्ड करके ही
लिखे गए हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आपने मतलब एक तो ओरल ट्रेडिशन से भी डेटा लिया, उसके अलावा आपने घूमकर भी उन जगहों पर विजिट करके भी वो सारा डेटा लिया। इसके अलावा जो रिटन एविडेंसेस मिले थे उनसे तो आपने डेटा लिया ही, उनके रेफरेंसेस के बेसिस पर आपने वो सारी बुक तैयार की। अब एक थोड़ा सा बिब्लियोग्राफी सेक्शन भी है सैफरन सोर्स में। जी जी जी। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता था, आपकी एक वेबसाइट है माई इंडिया माई ग्लोरी, तो उसके अंदर वो शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से आई और कैसे आपने उसे शुरू किया और क्या क्या चीजें उसके अंदर आप पब्लिश करते हैं, वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। हाँ, जैसे कि अभी एक आज का जो प्लेटफॉर्म है, वो आज का जो वर्ल्ड, वो डिजिटल वर्ल्ड बोल सकते हैं। अभी आप मध्य प्रदेश में है, मैं दिल्ली में हूँ, और हम डिजिटली हम लोग तो फेस टू फेस वन ऑन वन कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। तो इस डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, इसका हम लोग कैसे अपने फायदे में ले। तो आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल फोन से वो लोग कोई भी एक इंफॉर्मेशन के लिए गूगल में टाइप करो तो थ्रू कीवर्ड्स तो वो बहुत सारे पेजेस में वो लोग चले जाते हैं, उनका उसका इंफॉर्मेशन वो लोग गेन करते हैं। तो हम लोग काफी सारे ऐसे नेट इंटरनेट में या गूगल में ऐसे काफी सारे ऐसे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो गलत भी है, गलत नैरेटिव्स भी है। तो उसको हम लोग कैसे काउंटर करें, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि एक ऑलरेडी वन साइडेड नैरेटिव, एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव ऑलरेडी हम लोग पढ़कर बड़े हुए हैं, ऑलरेडी 3 जनरेशंस पढ़ चुके हैं फॉर द लास्ट 70+ ईयर्स। तो उस नैरेटिव को हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा कैसे एक द राइट नैरेटिव स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव को रखते हुए ये माई इंडिया माई ग्लोरी शुरू किया है अराउंड 4+ years ago। अभी 5 years कंप्लीट नहीं हुआ है। मानुषी जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जनरली क्या हुआ है कि भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट से रेस्ट ऑफ द इंडिया बहुत ज्यादा मतलब कटा हुआ सा बना दिया गया है, पता नहीं क्यों। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सी कहानियां जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, वॉरियर्स की हैं, वहां के लोगों ने जो लड़ाइयां लड़ी हैं आजादी के लिए, उनकी कहानियां भी अधिकतर इतिहास में अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ाई गई। तो मैं चाहता हूं कि सैफरन सॉर्ट से आपको एक स्टोरी नॉर्थ ईस्ट से बताएं कि नॉर्थ ईस्ट के वॉरियर्स के बारे में, जिससे कि ज्यादा युवा जो हैं उस विषय में जान सकें। जी जी जी। तो सैफरन सोर्स में जैसे 52 एपिसोड्स ऑफ वेलर है फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ भारत फ्रॉम द 8th century till 1947। उसमें से जो 10 वॉरियर्स है वो नॉर्थ ईस्ट से है। तो और इसमें से जो वन ऑफ द first warriors, one of the first warriors who defeated an Islamic invader, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। तो ये एक बैटल हुई थी 1206 पे, 1206 CE में। तो आप सब और हमने भी बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ा है हमारे इतिहास के किताबों में। इन डिटेल वी हैव स्टडीड अबाउट हिम। तो बंगाल सुल्तानेट में जब बंगाल सुल्तानेट वो शुरू हुआ था, तभी ही वाज वन ऑफ द कमांडर्स। और अंडर हिम जो मुस्लिम फोर्सेस है वो दे कमिटेड अ लॉट ऑफ लूट एंड प्लंडर, जेनोसाइड, कन्वर्टिंग the natives to Islam, and they also destroyed many heritage sites. Bakhtiyar Khilji destroyed 4 of our ancient universities. इसमें से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन के बारे में काफी सारे किताबों में जिक्र है, इंक्लूडिंग तिब्बतन रिकॉर्ड्स, चाइनीज रिकॉर्ड्स, पर्शियन हिस्टोरियंस, और हमारे खुद के इंडियन हिस्टोरियंस ने भी काफी जिक्र किया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी उस दौरान जब 1206 पे के पहले अराउंड 1154 समथिंग CE में, 56 से 54 CE में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी अटैक किया था, तब देयर वर अराउंड 2000 टीचर्स। तो विद्यार्थी 10,000 थे और टीचर्स जो थे वो 2000 थे।
and it was a very huge university campus, जहाँ वो residential complex था, जहाँ temples भी थे, and there were 3 multi-story libraries, और one of these libraries is of 9 story. 9 मंजिला एक library भी थे, और 3 multi-story libraries थे, जहाँ that accommodated lakhs of manuscripts. तो एक बहुत बड़ा शहर जैसा ही दिखता था ये यूनिवर्सिटी उस दौरान, और उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दे केम एंड स्टडीड हियर. तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस रिकॉर्ड्स, जब बख्तियार खिलजी वहां अटैक करने आए तो ही नॉट ओनली एग्जीक्यूटेड द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स का ही नरसंहार नहीं किया है, और कुछ स्टूडेंट्स एंड कुछ टीचर्स वहां से दे कुड एस्केप, but he also destroyed the university sites, the temples, और जो भी library जो था वो he set fire to the libraries. तो इसके कारण क्या हुआ, जो भी lakhs of manuscripts जो accommodated था वो सारा destroy हो गया था. जब नालंदा यूनिवर्सिटी का बाद में excavations हुई है few decades back, तो वहाँ heaps of ash पाया गया है, जो उसी manuscript और वही जो libraries जलाए दिए गए थे उसी का जो रिमेन्स है वो पाया गया. तो बख्तियार खिलजी ऐसे एक कितना बड़ा प्लंडरर, लूटर, और जो हमारा नॉलेज हेरिटेज को डिस्ट्रॉय किया, इतना बड़ा जो प्लंडरर था, वो फिर कामरूप की तरफ वो बढ़ने लगा, बिकॉज हिज एम वाज टू नॉट ओनली कैप्चर अटैक कामरूप बट आल्सो तिब्बत. तो वाया कामरूप होके वो तिब्बत में आक्रमण करना चाहते थे. तो कामरूप, टुडेस असम was known as Kamrupa during those times. तो उस दौरान the ruler of Assam was Raja Prithu. तो ये कामरूप जाके पहुंचे तो एक fierce battle took place between Raja Prithu's army and Bkhtiar Khilji's and his forces. तो राजा पृथु को थोड़ा बहुत पहले ही पता चल गया था कि एक इस्लामिक इन्वेडर्स एडवांस कर रहे हैं टुवर्ड्स कामरूप, एंड उन्होंने जो लोकल चीफ्स है एंड नेबरिंग फोर्सेस के हेल्प से ही डिफीटेड बख्तियार खिलजी वेरी बैडली. और इस डिफीट के बाद बख्तियार खिलजी कुड समहाउ सेव हिज लाइफ एंड विथ फ्यू सोल्जर्स, वो कई हजार सोल्जर्स लेके आए थे, लेकिन वो सब मारे गए, और विथ फ्यू सोल्जर्स ही कुड एस्केप फ्रॉम देयर एंड कम बैक टू बंगाल. तो ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो हमारे नॉलेज हेरिटेज को डिस्ट्रॉय किया था, एक जेनोसाइड किया था, कितना लूट एंड प्लांडर किया था, कितने हेरिटेज साइट्स डिस्ट्रॉय किया था. उस प्लांडरर को राजा पृथु ऑफ असम ने हराया था इन द ईयर 1206 CE. और इतनी बुरी तरह हार गया बख्तियार खिलजी कि he could no longer commit any loot or plunder after that failed Assam expedition, and he remained bedridden. और कुछ ही सालों में उन्हीं के खुद his own man killed him in bed. तो ये एक स्टोरी है जो सैफन सोर्स में है, और इसका लिटरेरी एविडेंस बहुत कम है. जब बख्तियार खिलजी के बारे में बहुत सारे पर्शियन हिस्टोरियंस ने बख्तियार खिलजी के बारे में लिखा है, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा है कि किसके हाथ में उसके हार हुई, उसके बारे में जिक्र नहीं है. लेकिन लिटरेरी रिकॉर्ड्स के अनुसार हम लोग अगर जाए तो असम में कुछ ऐसे बहुत ही कम लिटरेरी एविडेंसेस है, लेकिन एक इंस्क्रिप्शनल एविडेंस पाया गया है. उस इंस्क्रिप्शन में 4 एपिसोड्स ऑफ वेलर डिफीटिंग इस्लामिक इन्वेडर्स वहां मेंशन है, एंड जो पहला एपिसोड है वो दैट इज द डिफीट ऑफ बख्तियार खिलजी, और वहाँ ईयर और सब कुछ वहाँ जगह और कैसा हार हुई वो मेंशन किया गया है वो इंस्क्रिप्शन में, एंड इंस्क्रिप्शन कैन नेवर बी रॉन्ग. तो ये भी स्टोरी हमें थ्रू इंस्क्रिप्शन हमें पाया गया है अबाउट बख्तियार खिलजी, अबाउट बख्तियार खिलजी बीइंग डिफीटेड बाय राजा पृथु ऑफ असम. और इसके अलावा आपके अपकमिंग राइटर्स जो यूथ हैं जो लिखना चाह रहे हैं इन विषयों पर, उनके लिए क्या सजेशंस हैं आपके, मतलब आने वाले प्रोजेक्ट्स और यूथ के लिए सजेशन? जी, यूथ आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये सैफन सोर्स के वॉल्यूम 2 जो है उसमें भी 52 एपिसोड्स ऑफ वेलर होंगे इस तरह, और वो इट इज ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन.
और एक मंदिरों के ऊपर है जो मंदिरें एंशिएंट टेम्पल्स लाइंग इन रूइंस अक्रॉस द कंट्री, उसके बारे में भी एक किताब है in the pipeline. और the Hindi edition of Saffron Swords will be released very soon. Manuscript already submitted. और एक इस तरह से दो तीन प्रोजेक्ट्स है in the pipeline, writing projects. और एक रेनाइसा is happening, जो people are awakening from their slumber, and और जो यूथ भी इसमें बहुत जुड़ रहे हैं through using the platform of social media like YouTube, Insta, Twitter, Facebook, इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज करके they are trying to spread the right narrative, the right historical narrative, चाहे वो कल्चर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, तो ये सब काफी सारे जो क्षेत्र है उसके बारे में राइट नैरेटिव फैलाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं थ्रू videos and written posts, through articles. और जो यूथ अगर कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं विदाउट एनी रिसर्च, वो सुनी हुई र्यूमर्स हो या सुनी हुई कहानियां हो, उसके बारे में भी रियल स्टोरी के हिसाब से अगर सामने लाते हैं तो उसमें भी फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो जो भी स्टोरीज पोस्ट करे ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर तो खूब रिसर्च करे, और आज का यूथ भी खूब रिसर्च करके ही पोस्ट कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई रेनाइसा इज हैपनिंग एंड द राइट नैरेटिव इज बीइंग स्प्रेड. तो हमारे इतिहास के किताबों में सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन लोगों का जो नजरिया है वो बदल रहा है. Because of social media, through social media जो right narrative spread हो रहा है about our history, about our culture, about our civilization, इसके वजह से एक नजरिया बदल रहा है, देश बदल रहा है. तो जैसा कि मानुषी जी ने बताया कि सैफरन सॉर्ड्स पर ही सिर्फ वो रुकेंगे नहीं, इसके आगे 52 स्टोरीज और सैफरन सॉर्ड्स की आने वाली हैं. और एक अच्छा अनाउंसमेंट उन्होंने अभी किया है कि सैफरन सॉर्ड्स का हिंदी वर्जन भी आ रहा है. काफी सारे लोग हमारे यहाँ पर भी पूछ रहे थे जब मैंने उन्हें सैफरन सॉर्ड्स दी कि इसका हिंदी वर्जन कब आएगा, तो हिंदी वर्जन भी उसका आने वाला है जल्द ही. और उन्होंने नए राइटर्स के लिए अभी ये बताया कि जितने भी नए लेखक हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या मैसेजेस पढ़कर कहानियां ना लिखें. वो जब लिखें तो उसका ऑथेंटिक सोर्स कहीं से ढूंढें, ऑथेंटिक रिसर्च करें. यदि ओरल ट्रेडिशन भी है तो वो कितने वर्ष पुराना है. जैसे कि झांसी की रानी की कहानी थी तो वो बुंदेलो हरबेलो वाला या आला उदल का भी उदाहरण दिया. तो वो ओरल फोक ट्रेडिशन जो पुराना है, प्राचीन है, सदियों से चला आ रहा है, उसको ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे लिया जा सकता है. तो इस तरह से वो ऑथेंटिक रिसर्च के करने के बाद ही कुछ चीज लिखें जिससे कि उसको मान्यता भी मिले और हमारे इतिहास का मजाक भी ना उड़ाया जाए. तो ये थे हमारी आज की चर्चा मानुषी सिन्हा जी के साथ. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मानुषी जी आपका कि आपने आपका कीमती समय दिया, और इससे यूथ को काफी इंस्पिरेशन मिलेगा, सीखने को मिलेगा. और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हम आपको अभी से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो आएंगे और वो बुक्स भी बेस्ट सेलर बनेंगी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, and thanks for inviting me to this session on your channel. धन्यवाद. थैंक यू.